प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार आज आपके समक्ष सिंधु सभ्यता का कालक्रम और उसकी उत्पत्ति के संबंध में जिन विद्वानों की जो राय है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस सभ्यता के जनक कौन थे और इस सभ्यता का जो कालक्रम था वो कालक्रम आज से कितने वर्ष पहले ये सभ्यता अस्तित्व में थी, जिसके लिए किस प्रकार की इसका जो कालक्रम निर्धारित किया गया है उसके लिए किस प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति का यहाँ प्रयोग किया गया है। जैसा कि कल हमारी चर्चा थी कि सिंधु सभ्यता जिसका नामकरण हमने जानने का प्रयास किया कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है और इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस बारे में विद्वानों ने जो अपने मत प्रतिपादित किए उनके संबंध में जानकारी ली। साथ ही हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि सिंधु सभ्यता के जो मुख्य पुरास्थल थे उन मुख्य पुरास्थलों में कौन कौन से ऐसे महानगर जो थे उस समय के, उन नगरों की खुदाई की गई और खुदाई के दौरान जो वस्तुएं प्राप्त हुई इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। चाहे हम हड़प्पा की बात करें, चाहे मोहनजोदड़ो की बात करें, चाहे धोलावीरा की बात करें, चाहे बनवाली की बात करें, चाहे राखीगढ़ी की बात करें, आज हम इस सभ्यता का जो कालक्रम था वो कालक्रम किस प्रकार से निर्धारित किया गया। विद्वानों ने पुरातात्विक सामग्री के आधार पर जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई उसके आधार पर विद्वानों ने अपने जो विभिन्न मत प्रतिपादित किए हैं, आज हम इस संबंध में चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता का सही कालक्रम निर्धारित करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। एक तो वैदिक सभ्यता से उसका संबंध स्पष्ट नहीं है, दूसरे अलग अलग क्षेत्र में सभ्यता के उद्भव, विकास एवं पतन की जो प्रक्रिया में समय अंतराल है, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने जो मत प्रस्तुत किए हैं उनसे जो निष्कर्ष निकला उसके आधार पर हम सिंधु सभ्यता का कालक्रम निर्धारित करते हैं। अर्नेस्ट मैके जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण को 2500 ईसा पूर्व में निर्धारित करते हुए सिंधु सभ्यता के आरंभ की तिथि 2800 ईसा पूर्व प्रस्तावित की थी। तो दूसरी तरफ मार्टिमर व्हीलर ने 1946 में हड़प्पा में उत्खनन करने के पश्चात पश्चिमी एशिया से प्राप्त सिंधु सभ्यता की 12 मोहरों की मुख्य 12 जो मोहरें मिली उनको मुख्य आधार बनाकर इस सभ्यता का कालक्रम प्रस्तुत किया। उनके अनुसार इस सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य की है। हीलर का मत था कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। तो दूसरी तरफ वाल्टर फेयर सर्विस जिन्होंने 1956 में अपना यह मत जो प्रतिपादित किया उन्होंने बहुत से पुरास्थलों पर सिंधु सभ्यता के संक्षिप्त काल विस्तार को देखते हुए यह संभव नहीं लगता कि इस सभ्यता का काल 1000 वर्ष रहा हो और उसमें कोई परिवर्तन न हुआ हो। फेयर सर्विस की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की कालावधि 500 वर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने इस सभ्यता का जो कालक्रम निर्धारित किया है, जो बताया है, वह है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। किंतु जो रेडियो कार्बन पद्धति है C14 जो कि एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसके आधार पर जो इस सभ्यता के अनेक स्थानों से जो कोयले के नमूने प्राप्त हुए उनके आधार पर इसकी जो तिथि निर्धारित की गई है। विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त लगभग 2 दर्जन रेडियो कार्बन तिथियों के आलोक में डीपी अग्रवाल पुरातत्ववेत्ता इन्होंने 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का काल सिंधु सभ्यता के विस्तार का उपयुक्त काल बताया है। कार्बन डेटिंग जो विधि है उसके आधार पर जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने इस सभ्यता का जो कालक्रम निर्धारित किया है वो
2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का माना है। इस काल को मोटे तौर पर विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। तदनुसार इस सभ्यता की परिपक्व अवस्था का काल 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। लेकिन नवीन उत्खनन एवं अनुसंधान से सिंधु सभ्यता के आरंभिक तिथि के संबंध में अनेक नवीन तथ्य प्रकाश में आए हैं। करनाल, धोलावीरा, बालाकोट एवं हड़प्पा में किए गए प्राक हड़प्पीय एवं आरंभिक हड़प्पीय नगरों के नवीन उत्खननों से जो पुरावशेष मिले हैं, उनकी तिथियां 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व रखी गई है। इन विधियों के आलोक में सिंधु सभ्यता का उद्गम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व रखा गया है। इन तिथियों के आलोक में इनका जो उद्गम है वो 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है। जैसा कि पुरातत्वविद डॉक्टर एसपी गुप्ता ने कहा है कि सिंधु सभ्यता उतनी ही प्राचीन मानी जान पड़ती है जितनी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, बल्कि यह उल्लेखनीय है कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थल से हड़प्पा के पूर्व कोटदीजी रावी संस्कृति के स्तरों से प्राप्त तिथियों के आधार पर सिंधु सभ्यता के उद्गम की तिथियां 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व रखी जा सकती है। यदि इसी प्रकार की तिथियां अन्य स्थानों से भी उपलब्ध हो जाएगी तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है तथा मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यताएं उसके बाद की हैं। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। हमने कालक्रम के संबंध में ये बात की कि किस प्रकार से विद्वानों ने जो पुरातात्विक सामग्री के आधार पर अलग अलग जो अपने मत प्रतिपादित किए और कार्बन डेटिंग जो विधि है उसके आधार पर कोयले के नमूने लेकर के नहीं इस सिंधु सभ्यता की जो तिथि है उसका निर्धारण किया गया। अब हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में जो विद्वानों ने जो अपने मत प्रतिपादित किए हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है विदेशी उत्पत्ति का मत और दूसरा है देशज या स्थानीय उत्पत्ति का मत। सबसे पहले हम विदेशी उत्पत्ति का मत जिसके संबंध में जो बात कही गई है, आरंभिक वर्षों में किए गए उत्खननों में सिंधु सभ्यता एक ऐसी नगरीय संस्कृति के रूप में सामने आई जिसके विकास की पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं है। इसका विकास किस प्रकार से हुआ? सिंधु सभ्यता के अवशेष प्रारंभ में अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में इसे भारत की भूमि पर सांस्कृतिक विस्फोट की स्थिति मानते हुए पाश्चात्य विद्वान मार्टिमर व्हीलर और जॉन मार्शल आदि विद्वानों ने यह मत प्रस्तुत किया है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति किसी विदेशी सभ्यता से हुई है। इन विद्वानों का मानना है कि यह विदेशी सभ्यता मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता थी। इन विद्वानों ने अपने मत के पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं, जैसे दोनों सभ्यताओं की कुछ समानताएं हैं। उन समानताओं के आधार पर उन्होंने इस सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से की है। वो समानताएं कौन कौन सी हैं? तिथि क्रम में सिंधु सभ्यता का सुमेरियन सभ्यता के पीछे होना, दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संपर्क के जो प्रमाण है वो उपलब्ध हैं, लेकिन बाद के काल में हुए उत्खनन के प्रकाश में सिंधु सभ्यता की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत यहां वास्तविक रूप से देखें
तो सही प्रतीत नहीं होता। अनेक स्थलों पर की गई खुदाई से सिंधु सभ्यता की आरंभिक विकास यात्रा के संकेत मिलने लगे हैं। दूसरा, उपयुक्त विद्वानों ने अपना जो मत प्रस्तुत किया है कि सुमेरियन सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता की गंभीर उनमें असमानता एवं सिंधु सभ्यता की अनेक मौलिक एवं अनूठी विशेषताओं को यहां पर नजरअंदाज किया गया है। उदाहरण के लिए सुनियोजित नगरों का निर्माण, कुशल जल निकास व्यवस्था, पकाई हुई ईंटों का प्रचुर प्रयोग, सिंधु सभ्यता की ये विशेषताएं मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता में हमें यहां देखने को नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में इनका विचार यहां कैसे प्रेरित हो सकता है? तीसरा, यहां जो कारण बताया गया है कि कुणाल, जो कि हरियाणा के हिसार जिले के पास स्थित है, धोलावीरा एवं हड़प्पा नगर के आधुनिक उत्खननों हड़प्पा में कुछ समय पूर्व आर.एस. मीडो एवं मार्क कैन्योर द्वारा जो उत्खनन किया गया उससे प्राप्त प्राक हड़प्पीय या आरंभिक हड़प्पीय काल की शुरुआत की तिथियां 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व रखी गई है। इसके अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि में सुमेरियन सभ्यता 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पीछे नहीं है, बल्कि उतनी ही प्राचीन जान पड़ती है। इसलिए विदेशी उत्पत्ति का जो यहां मत इन विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये सही प्रतीत नहीं होता। अब हम बात करें कि देशज या स्थानीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो क्या था। सिंधु सभ्यता के स्थानीय तत्वों से विकसित होने के मत को प्राय अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। बाद के काल में किए गए अन्वेषणों एवं उत्खननों से अनेक स्थलों पर हमें हड़प्पा, पूर या प्राक सैंधव ताम्र पाषाणिक ग्राम संस्कृतियों के विपुल अवशेष मिले हैं, जिनमें विकसित सिंधु सभ्यता के कुछ प्रारंभिक बिंदुओं को देखा जा सकता है। प्राक सैंधव संस्कृति के मुख्य पुरास्थल मुंडीगाक, देह मोरासी, गुंडई अफगानिस्तान, नाल किले गुल मोहम्मद, कुल्ली मेहरी मेहरानगढ़ बलूचिस्तान, आमरी कोटदजी सिंध, हड़प्पा सरायखोला जलीलपुर पंजाब पाकिस्तान के अंदर, बनवाली हरियाणा, सोथी कालीबंगा राजस्थान में। इस प्रकार हड़प्पीय संस्कृति के आरंभिक चरण के जमाव हमें मितातल, कुणाल, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, धोलावीरा जो कि गुजरात में है, यहां भी मिले हैं। इस प्रकार से प्राक सैंधव ग्राम संस्कृति तथा हड़प्पीय आरंभिक जो हड़प्पीय संस्कृति के जमाव वाले स्थानों से सिंधु सभ्यता के विकसित होने की प्रक्रिया को पूरी तरह तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से समझा जा सकता है। इसके लिए यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और इस उदाहरण के माध्यम से बताया गया कि कालीबंगा तथा कोटदजी जो कि सिंध के प्राक सैंधव स्तर के रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। बनवाली के हड़प्पा पूर्व तथा आरंभिक हड़प्पीय जमाव हमें सुनियोजित आवास व्यवस्था एवं दुर्गबंदी के प्रमाण यहां मिले हैं। बनवाली के प्राक हड़प्पीय स्तर से पक्की ईंटों के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। इनसे विदित होता है कि सिंधु सभ्यता के नगर धीरे धीरे अपने विकसित भौतिक रूप की ओर आगे बढ़ रहे थे। कालीबंगा के प्राक हड़प्पीय स्तर से जुते हुए खेत के प्रमाण जो कि विकसित हो रही कृषि व्यवस्था के संकेत हैं। कुणाल के अंदर सिंधु सभ्यता के आरंभिक अवस्था की जो मोहरें मिली हैं
भारत एवं पाकिस्तान से प्राप्त प्राक सैंधव संस्कृतियों के अनेक मृदभांड पर अस्पष्ट उत्कीर्ण लेख चिन्ह मिलते हैं जो संभवतः लिपि के विकास में सहायक रहे होंगे। धोलावीरा में 7 संस्कृतियों स्तरों को पहचाना गया है जो क्रम से सिंधु सभ्यता के उत्कर्ष, चरम एवं पतन की पूरी कहानी को यहां बयां करते हैं। प्राक हड़प्पीय एवं हड़प्पीय स्थलों के मृदभांड बर्तनों आदि में भी रूप बदलता हुआ जो क्रमबद्धता है वो दिखाई देती है। इस प्रकार से नवीन अनुसंधानों से यह विदित होता है कि सिंधु सभ्यता के पूर्ण विकसित एवं नगरीय चरण का विकास प्राक सैंधव या हड़प्पा पूर्व की ग्राम संस्कृतियों के उदर से ही सैन्य सैन्य हुआ है। सिंधु सभ्यता की जड़ें स्थानीय भूमि पर काफी गहरी थी। सिंधु सभ्यता के भारतीय मेगा की ही अभिव्यक्ति है। विविध क्षेत्रों से प्राप्त प्राक हड़प्पीय ग्राम संस्कृतियों का काल 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। इस आधार पर अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि यहाँ जो देशज जो सिद्धांत है वो काफ़ी हद तक सिंधु सभ्यता के संबंध में जो कहा गया है वो सटीक है। चर्चा हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद।